स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। यहाँ हम बात कर रहे होंगे फंक्शंस और स्कोप्स की। फंक्शंस और स्कोप के बारे में जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं एक बेसिक लेवल पे जानने के लिए वो सभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। ठीक है, क्लोजर्स की हम जहाँ बात कर रहे हैं यार, हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली है, राइट। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो फंक्शंस और स्कोप ये हमारा प्राइम टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं ये समझने से कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब फंक्शन एक सोल्यूशन है कि अगर आप 4 लाइन का कोड कहीं लिख रहे हो और आप वो 4 लाइन का कोड अपने प्रोग्राम के अंदर जगह जगह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप वो 4 लाइन का कोड बार बार लिखो, ठीक है, हर एक अलग अलग पेज के अंदर। तो आप क्या करते हो, आप इसके लिए एक फंक्शन बनाते हो और उसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखते हो उसको आप इस ग्रीट नाम के वेरिएबल के साथ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल की तरह काम करता है। तो जैसे ही मैंने इस ग्रीट नाम को कॉल किया, ठीक है, इसके कॉल करने के साथ साथ ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो भी कोड लिखा है वो, ठीक। तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ, इससे मेरा फायदा ये हुआ कि भाई पहले तो मेरा टाइम सेव हुआ, ठीक है, दूसरा यार मेरे को ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा, और तीसरा मेरा जो कोड है वो काफ़ी क्लीन सा दिखेगा, और चौथा कि भैया जो मेरा फाइल साइज था, ठीक है, अगर मैं 4 लाइन और बढ़ाता तो मेरा फाइल साइज बढ़ता है ना, तो अब वो फाइल साइज नहीं बढ़ेगा, अब मेरा फाइल साइज भी छोटा रह गया, मेरा काम भी हो गया और सारी चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट ने मेरे को फंक्शन प्रोवाइड किया है, राइट। ठीक है, चलो अभी अपने को ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन का यूज़ क्या है। ठीक, अब बात आते हैं फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने फंक्शन को अगर मेरे को डिफाइन करना है जावास्क्रिप्ट में तो हम उसको कैसे करेंगे। तो यार देखो सिंटैक्स तो यही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के बाद उस फंक्शन को एक नाम देंगे जिस नाम से आप उसको याद रखना चाहते हो। ठीक है, मतलब हमने एक बच्चा पैदा कर दिया, ठीक है, और बच्चा पैदा करने के बाद हमने उसको एक नाम दे दिया। ठीक, अब जैसे ही मैं उस नाम से उस बच्चे को बुलाऊंगा तो उसको पता है कि भाई मेरा नाम ये है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ आपने एक फंक्शन पैदा किया या फंक्शन लिखकर, और लिखने के बाद उसको एक नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है ब्रैकेट्स, और फिर ब्रैकेट्स के बाद हम कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से देते हैं, और इसके अंदर हम अपना लिख देते हैं कोड जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बाय कॉलिंग दिस ग्रीट फंक्शन। ठीक है, ओके, चलो अभी हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल यूज केस, इसका किस तरीके से ये यूज में आता है। ठीक, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले एग्जिट करते हैं और यहाँ इस कोड को कॉपी करके हम अपने कोड एडिटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कोड एडिटर है, इसको हम प्रोग्रामिंग का कोड एडिटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने जाके ये कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक, तो अब आप यहाँ देखो भाई ये फंक्शन करेगा क्या। ये देखो हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन हमने लिखा, फिर ग्रीट लिखा, फिर ग्रीट करने के बाद ये मैंने ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के बाद मैंने ये कर्ली ब्रेसेस दिया, और इसके अंदर भाई मैंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा है जिसको मैंने दिया कंसोल लॉग हेलो, और उसके बाद जो भी मैं यहाँ से नेम पास करूँगा, कहाँ पास करूँगा, इस नेम को पास करूँगा जो भी इस फंक्शन के अंदर, इस ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मेरे को सबसे पहले लिखना पड़ेगा ग्रीट, और ग्रीट के अंदर मैं यहाँ अब जो भी स्ट्रिंग डालूंगा वो एज एन नेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ विकास, तो इसको रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ आएगा हेलो विकास, हेलो नेम, हेलो विकास। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आएगा। ठीक, अगर मैं इसी की जगह पर दोबारा से इसी सेम ग्रीट फंक्शन को यूज़ करता हूँ, और ध्यान देना मैंने इसकी जगह पर अब क्या डाल दिया, मैंने एक नाम डाल दिया रजत, रन किया, आप देखो हेलो विकास, हेलो रजत। ठीक है, दोनों प्रिंट हो गया। अब मैं इसकी जगह तीसरा नाम डालूंगा तो भी सेम ही चीज़ होगी यार, मैं यहाँ जो भी चीज़ डालूंगा अब वो किसकी जगह पे आ जाएगी, वो उस नेम की जगह पर आ जाएगी। ठीक, तो अब आप देखोगे यार मेरे को बार बार इतना सारा नहीं लिखना पड़ा, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्लस रजत, हेलो प्लस एफ डी हेलो प्लस विकास, राइट। तो ये सब मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये अपना बार बार रीयूजेबल जो मेरा पार्ट है उसको मैंने एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, और मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ग्रेट। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, मतलब डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो हम ये सिंपल फंक्शन इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक, जिसमें कि आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन के बाद उसका नाम देते हो, नाम के बाद आप यहाँ अपना जो भी आपको आर्गुमेंट पास करने होते हैं, हम इस आर्गुमेंट को इस पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं, देन इन कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं, और इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। ठीक है, इस कर्ली ब्रेसेस, ये मेरा ओपनिंग कर्ली ब्रेस हो गया, मतलब ओपनिंग टैग हो गया, ये अपना क्लोजिंग टैग हो गया, और इन दोनों के बीच में मैं जो भी कोड लिखूंगा तो जब जब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है, ओके। चलो अब एक तो तरीका हो गया ये, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और दूसरा तरीका हम वेरिएबल डिफाइन करके भी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसी सेम फंक्शन को दूसरी तरीके से लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, यहाँ देखो सिंपल है, आपको सामने दिख जाएगा। तो देखो यहाँ और यहाँ में अंतर भैया ये है कि पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में हमने लिखा है फंक्शन पहले, हमने फंक्शन पहले लिखा और उसके बाद हमने उसका नाम दिया। ठीक है,
इस वाले केस में हम क्या करें भाई, हमने पहले ही नाम दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले नाम दिया और उस नाम के अंदर हमने इस तरीके से लिख दिया फंक्शन, और फंक्शन के बाद हमने इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर दिया, भाई फंक्शन लिख के फिर उसके अंदर नेम, उसके बाद हमने यहाँ जो भी अपने को कोड लिखना था सेम यही कोड हमने यहाँ भी लिखा है, ठीक है। और अगर मैं दोनों को ही डिफाइन करूँ, मतलब मैं दोनों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, तो दोनों ही सेम तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। चलो आपको दिखाता भी हूँ। दिखाने के लिए मेरे को क्या करना है, इस फंक्शन को मेरे को दूसरा नाम देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा console.log नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा greet1। और अगर मैं greet1 के अंदर भी विकास डालूं, क्या डालूं, VIKAS, तो अगर आप रन करो तो अब यहाँ देखो हेलो विकास आ गया, ठीक है। और अगर मैं greet1 के अंदर भी डालूं सेम चीज़, देखो ग्रीट के अंदर अब मैं डाल देता हूँ रजत, इसको भी अगर मैं रन करूँ तो आप देखो यहाँ भी ये नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये देखो दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं। ये भी एक फंक्शन है, आप इस तरीके से भी फंक्शन को डिफाइन करते हो, आप इस तरीके से भी फंक्शन को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो जब आप फंक्शन से शुरू करते हो, फंक्शन लिख के फिर उसका नाम देते हो और इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हो, उसको फंक्शनल डिक्लेरेशन कहते हैं। और अगर आप इस तरीके से पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, वेरिएबल में फिर ये फंक्शन को डिफाइन करते हो, मतलब यहाँ आप वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर रहे हो, एक फंक्शन असाइन कर रहे हो, तो उस केस में इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। बट दोनों ही काम सेम तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये फंक्शन एक्सप्रेशन आया ECMAScript 6 के साथ, ठीक है। तो ECMAScript 6 क्या है यार, एक रूल बुक है जो कि अपडेट होती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। तो जब ECMAScript में इसका 6th वर्जन आया तो ये सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई कि भाई फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक। और एक चीज़ आती है एरो फंक्शन, ठीक है। तब एरो फंक्शन क्या है यार, सेम चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है। मान लो कि मैंने यहाँ greet2 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, greet2 लिखा, और इस greet2 के अंदर अब मैं यहाँ ऐसे फंक्शन नहीं लिखता, ठीक है। क्या करता हूँ मैं यहाँ डायरेक्टली एक यहाँ दे देता हूँ एरो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भैया एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। अब ये भी हमारे सेम उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से बाकी फंक्शन काम कर रहे हैं। इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ greet2 को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो, राइट, हेलो यहाँ प्रिंट होगा 2 बार, ठीक है। तो इसका रन करें अगर, तो आप देखो पहला ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा हमारा ग्रीट वाला एग्जीक्यूट हुआ, तीसरा मेरा हेलो वाला एग्जीक्यूट हुआ, हेलो, राइट। तो आपने देखा कि तीनों ही तरीके हैं किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के। आप इस तरीके से भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, आप इस तरीके से भी जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हो, ठीक है। और आप इस तरीके से भी, इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी डिक्लेयर करते हो, ठीक। अब इन तीनों ही चीज़ों में आप ये जो देख रहे हो, ये जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने ये टर्म डिफाइन किया है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, जो हमें अभी आगे यहाँ पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब देखेंगे भी पैरामीटर्स और रिटर्न्स, और सॉरी रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो चलो पैरामीटर आप ध्यान देते हैं। तो ये जो है, ये जो हम यहाँ पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, हमने जब यहाँ इस फंक्शन को यूज़ कर रहे थे, जब हम इसको यूज़ कर रहे थे, राइट, तो मैंने यहाँ क्या पास किया था, मैंने एक वैल्यू पास की थी, ठीक है। मान लो मैंने ये वाली वैल्यू पास की। अब ये जो वैल्यू है भाई, ये कहाँ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से चलेगी और ये वैल्यू यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। और यही फिर जो भी हम इस नेम में वैल्यू डाल रहे हैं वो कहाँ आएगा, वो इधर आएगा। और इधर आने के बाद जब भी मैं इस फंक्शन को कंसोल कराऊंगा, तो कंसोल कराने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जो कि प्रिंट हो रहा है इधर, ठीक है। सिंपल है, राइट। अब सीन क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ आर्गुमेंट्स या मैं बोलता हूँ पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स और पैरामीटर ऑफ फंक्शन, पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन और आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको थोड़ा सा समझना है। वो क्या सबको समझना है यार, वो आपको ये समझना है कि अगर मान लो कि यहाँ तो अभी मेरे पास एक ही आर्गुमेंट है, राइट। तो मेरे पास अगर मान लो एक आर्गुमेंट नहीं होता, मैं यहाँ 2 आर्गुमेंट देता, ठीक है। क्या देता, मैं यहाँ मान लो कि एज दे रहा हूँ, एक मैंने दूसरा दे दिया एज, और मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ एंड हिज एज इज, यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है, और प्लस करके लिखते हैं एंड एज इज, एज करके हम यहाँ एज दे देते हैं, ठीक है। तो एज के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से एक प्लस साइन, इसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ एज, राइट। अब मैंने क्या लिख दिया, एज, ठीक। तो अब यार अगर मैं यहाँ, मैंने सबसे पहले पास किया विकास, उसके बाद मान लो मैं पास कर रहा हूँ इसमें 12, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप यहाँ क्या देखोगे कि भाई हेलो विकास एंड देन एंड एज इज 12, ठीक है। तो अब आप देखो कि यार इस एज के अंदर क्या आया, 12 आ गया, और इस विकास, ये जो विकास है कहाँ चला गया, नेम के अंदर चला गया। और आप सोचोगे कि ठीक है चलो, अगर मैं मान लो कि एज को पहले लिखता हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ इसको एज की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको अगर मैं पहले डाल दूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू को पहले डाल दूँ तो भाई ये होगा कि ये जो मेरा 12 है, ठीक है, 12 एज की जगह पर नहीं जाएगा, ठीक है। 12 कहाँ जाएगा, 12 मेरा नेम की जगह पर आएगा। क्यों, क्योंकि जो पहला आर्गूमेंट है, क्योंकि जो पहला आर्गूमेंट जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो कौन सी पोजीशन को डिफाइन करता है, वो मेरे नेम को डिफाइन कर रहा है, राइट।
मतलब ये देखो, ये जो मेरा पहला पोजीशन है, मैं जो भी चीज़ डिफाइन करूंगा वो हमेशा किस में जाएगी, वो हमेशा मेरे पहले वाले में जाएगी। जो मैं दूसरे पोजीशन में डिफाइन करूंगा वो हमेशा किस में जाएगी, मेरे दूसरे वाले में जाएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ कितने पैरामीटर पास कर दिए, 2 पैरामीटर पास कर दिए, राइट। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है आप 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, आप कितने भी पास कर सकते हो। ठीक, तो बताने का मतलब ये था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ एज लिख रहे हो। ठीक, तो आपकी जावास्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि नहीं एज तो ये वाला है, एज ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहला पोजीशन में पास किया है वो पहले जाएगा, जो सेकंड पोजीशन में पास किया है वो सेकंड नंबर में जाएगा। अगर मैंने एक थर्ड आर्गुमेंट यहाँ लिया होता है तो जो थर्ड पे पास करता है वो थर्ड में जाता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि इस चीज़ में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार मैंने नेम पास किया, मैंने एज पास किया, मगर वो सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा। भाई इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि तुमने गलत जगह पर पास किया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक, अब आता है रिटर्न। अब क्या आता है, रिटर्न क्या होता है फंक्शन के अंदर। तो चलो अब रिटर्न को समझने के लिए काम करते हैं, इस सबको क्लियर करते हैं। सबसे पहले इस पूरे को भी हटा देता हूं मैं। ठीक, और यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम के अंदर से आता हूं और आपको एक रिटर्न समझाने के लिए यहाँ ये वाला को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो हमने यहाँ किया क्या है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया लोकल स्कोप एग्जाम्पल नाम देके। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, और इस वेरिएबल का हमने नाम लिखा है लोकल वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया, मतलब मैंने स्ट्रिंग रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन तो डिफाइन किया है बट अभी तक मैंने इसको कहीं कॉल नहीं किया। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल कराने के लिए मेरे को इसको क्या करना पड़ता है, इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने के बाद मेरे को इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट देना पड़ता है। तो मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब देखो इस जगह पर मैंने किसी भी तरह का आर्गुमेंट पास नहीं किया है क्योंकि मेरे इस फंक्शन में किसी आर्गुमेंट को पास करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ आर्गुमेंट देता और मैं उसको यहाँ यूज़ कर रहा होता तो उस केस में मेरे को यहाँ आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत थी, मगर क्योंकि मैं यहाँ किसी भी तरीके का आर्गुमेंट का यूज़ नहीं कर रहा तो मैं यहाँ डायरेक्टली कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूँगा और सिंपल इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कर लिया और यहाँ क्या मेरा प्रिंट हो गया, भाई मेरा प्रिंट हुआ आई एम लोकल। ठीक है, क्या हुआ, आई एम लोकल। ठीक, मगर अब थोड़ा ध्यान दो कि यार अगर यहाँ मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट डालूँ, ठीक, क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट डालूँ तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है कि भाई जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मैं यहाँ से इस फंक्शन से क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट क्या देगा। तो अभी के केस में जो आप देख रहे हो आउटपुट नहीं दे रहा, अभी के केस में जो आपको यहाँ दिख रहा है वो आउटपुट नहीं है, वो क्या है, हम किसी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। कहाँ प्रिंट करा रहे हैं, हम किसी वैल्यू को कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंसोल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और ये कंसोल हमेशा मेरा कहाँ दिखता है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, आप ब्राउजर में आओगे, ब्राउजर में इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो कंसोल है ना, यहाँ ये जो वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंसोल। ठीक, तो इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है अभी कोई वैल्यू मेरे को दे नहीं रहा। ठीक है, ये बेसिकली कोई वैल्यू प्रिंट करा रहा है। कहाँ प्रिंट करा रहा है, कंसोल में प्रिंट करा रहा है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न का। अब इस रिटर्न का आपको यूज़ जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ दे रहा हूँ, अब इसको कंसोल में ना दे के मैं यहाँ देता हूँ रिटर्न में। ठीक है, और अगर मैं इस कंसोल को हाइड कर दूँ, ठीक है, मतलब मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी ये फंक्शन रिटर्न भी हुआ। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न भी हुई और रिटर्न होने के बाद बट यहाँ आपको जो आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट में आपको कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले तो यहाँ कोई कंसोल नहीं किया। बट अब अगर हमें को इसका आउटपुट को कंसोल कराना है, ठीक है, कि भाई यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है, मतलब जो रिटर्न आ रहा है मेरे पास, जो फाइनल वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको लिख देता हूँ नाम रिजल्ट, और इस रिजल्ट में वो सारी चीज़ें स्टोर होंगी जो भी हमारे ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इस रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब कंसोल को, हम इस रिजल्ट को कंसोल कराएंगे। तो मैंने लिखा console.log और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो यहाँ इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट को हम यहाँ फाइनली कंसोल करा रहे हैं। अब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे तो यहाँ आई एम लोकल आ गया। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, वो पता है तो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे आप स्किप कर सकते हो, आप सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब ये जो वेरिएबल है ना, इसको मैं डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसको भी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसकी वैल्यू को अगर मेरे को चाहिए,
इस स्कोप के बाहर, मतलब इस फंक्शन के बाहर अगर मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस वैल्यू को फाइनल यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने के बाद जो भी इस फंक्शन से रिटर्न होगी उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने इसको कहाँ स्टोर कराया, हमने इसको स्टोर कराया रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और हमने फाइनली जो भी इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है हम उसको रिटर्न कराना चाहते हैं, हम इसको कंसोल कराना चाहते थे। ठीक है, मतलब प्रिंट कराना चाहते थे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ रिजल्ट को कंसोल करा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ये जानना था कि क्या इस रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू आ भी रही है। तो हमने देखा कि यार ये आ तो रही है, और कौन सी वैल्यू आ रही है, आई एम लोकल, जो हमने यहाँ से रिटर्न किया। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ आपको दिख रही है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भाई कंसोल और रिटर्न में अंतर क्या है, कंसोल और रिटर्न में अंतर क्या है फिर। ठीक, तो चलो देखते हैं भाई कंसोल और रिटर्न में अंतर क्या है, और मेरे को यहाँ क्यों मैंने कंसोल नहीं यूज़ किया, मैंने रिटर्न क्यों यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले चलो इसको समझते हैं। अब देखो क्या होता है, रिटर्न ये बोलता है कि भाई इस जगह पर मेरा फंक्शन हो जाएगा खत्म। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर जहां भी आप रिटर्न लिख दोगे उसके आगे आपका फंक्शन नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर मैंने यहाँ रिटर्न लिख दिया, ठीक, और इसके आगे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग समथिंग, राइट, CONSOL कंसोल डॉट लॉग, राइट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ स्टेटमेंट, मे बी मैं ये लिख देता हूँ, ठीक, और इसको लिख देता हूँ कंसोल, और मैं फिलहाल इस नीचे वाले कंसोल को बंद कर देता हूँ, राइट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ, अब मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न ये बताता है कि भाई ये जो फंक्शन है ये इसी जगह पर अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, अगर मैं इसके आगे कुछ वैल्यू दे दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ इसको लोकल वेरिएबल दे दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, इसी जगह से इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका आउटपुट हो गया इस फंक्शन का। ठीक, मगर ये रिटर्न स्टेटमेंट ये भी बताता है कि भाई जहाँ मैंने रिटर्न लिख दिया एक फंक्शन के अंदर, अब उसके आगे कोड नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आगे में अगर 20 लाइन का भी कोड लिखा है मैंने, ठीक है, ये 20 लाइन का भी कोड लिखा है, तो इससे मेरे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं इसको रन कर दिया तो अब आगे क्या पड़ा है इसको कुछ मतलब नहीं। ठीक, क्योंकि यहीं से मेरा जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो जहां मैं रिटर्न स्पेसिफाई कर देता हूँ उसी जगह पर मेरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक, क्लियर है। तो यार अगर मैं अभी इसको आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको रिटर्न को यहाँ से हटा के बस नीचे कर दूं, क्या कर दूं, नीचे कर दूं, और यहाँ से इसको हटा दूं, तो क्या होगा, तो यार अब ये कंसोल चलेगा। देखो कंसोल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो हम प्रिंट कराना चाहते थे ये आ गई। ठीक, अब एक और चीज़, इसका मतलब ये भी हो गया कि यार कि मैं इस रिटर्न वाली जो वैल्यू है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ, मैं उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकता फंक्शन में। ठीक है, क्या नहीं कर सकता, मैं इस रिटर्न को एक फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार मैं कंसोल को तो 10 बार प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लो, मैंने यहाँ कंसोल लिया और कंसोल की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैंने 4 बार और प्रिंट करा दिया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार मैंने प्रिंट करा दिया, राइट। और मान लो मैंने यहाँ कुछ अलग प्रिंट कराया, यहाँ कुछ अलग प्रिंट कराया है, यहाँ कुछ अलग प्रिंट कराया है, ठीक है, और यहाँ कुछ अलग प्रिंट कराया है, ठीक, राइट। और मैं इसको अगर रन करूँ तो ये चारों के चारों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, राइट, हो गया एग्जीक्यूट। मगर अगर मैं इसकी बात करूँ रिटर्न की, ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ कुछ और मैं मान लो यहाँ एक और रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ, रिटर्न, राइट, और मैं यहाँ रिटर्न के अंदर कुछ मान लो अलग से स्ट्रिंग ले लेता हूँ, विकास नाम दे देता हूँ। ठीक, क्या नाम दे दिया मैंने, विकास नाम दे दिया, राइट। और मैं अगर इस रिजल्ट को अभी कंसोल कराऊँ आपके सामने, ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, अब फिलहाल मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। ठीक, इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो प्रिंट हुआ वो क्या हुआ, ये पहला वाला वैल्यू प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले रिटर्न में ये पास कर दिया था, और जो नीचे वाला हमने जो लिखा है रिटर्न इक्वल्स टू विकास, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आई है किसकी, ये जो कंसोल में जो वैल्यू आई है, ये कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है। इसको भी हम पहले कंसोल को भी बंद कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। देखो यहाँ जो हमारे पास इस कंसोल से वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये पहली वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो हमने सबसे पहले रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि इसी जगह पर मेरा फंक्शन हो गया टर्मिनेट। ठीक, तो आप किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा रिटर्न यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो अगर मैं अब इसको रन करूँ तो अब क्या प्रिंट होगा, विकास प्रिंट होगा। और मैं अगर इसको दोबारा से ओपन कर दूँ तो अब मेरा विकास प्रिंट नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा, लोकल वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू है ये हमारी प्रिंट होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है। अब एक और चीज़ है, यहाँ बट कैश है। ठीक है, तो एक फंक्शन में मैंने बोला कि भैया एक से ज़्यादा रिटर्न यूज़ नहीं हो सकता, राइट, यही बोला मैंने, मगर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कब, अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट दूँ तब। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि भैया इफ़ 4 इज़ ग्रेटर देन 5, अगर मैंने लिखा कि भैया जो 4 है वो 5 से ज़्यादा है, अगर ये कंडीशन मेट होती है, ठीक है, तो भैया आप रिटर्न करो ये। ठीक है, तो आप रिटर्न करो ये, एल्स, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भैया, एल्स हमें रिटर्न चाहिए ये। ठीक, कि भैया अगर
जो 4 है वो 5 से ज़्यादा है, अगर ये 4 है जो 5 से ज़्यादा है तो भैया ये रिटर्न कर देना इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने पर, नहीं तो ये विकास रिटर्न करना। तो अभी बताओ ये जो 4 है 5 से ज़्यादा है या नहीं? नहीं है, जाहिर सी बात है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट होगा फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में हमारा भले ही मैंने रिटर्न पहले ही इसको डिक्लेयर किया बट ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोड इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और इसके अंदर जाएगा ही नहीं तो मेरा फंक्शन यहाँ टर्मिनेट ही नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा तो मेरा एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा कोड और फिर ये वाला यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, रन करके देखो क्या आता है। देखो यहाँ से क्या हमारा प्रिंट हुआ, विकास। मगर यार अगर मैं इसी कंडीशन को दोबारा चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरा यहाँ तक कोड पहुँच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा पहले ही रिटर्न आ गया है, और रिटर्न जहाँ आ जाए उसी जगह पर मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अब क्या प्रिंट होगा? मेरा आई एम लोकल प्रिंट होगा। इसको रन करके देखो, और देखो मेरा आई एम लोकल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिटर्न्स डिफाइन कर सकते हो बट विद कंडीशन। ठीक है, मगर आप एक के बाद अगर दूसरा रिटर्न तीसरा रिटर्न लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही मेरे प्रोग्राम का पहला रिटर्न मिलेगा उसी जगह पर मेरा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। राइट, तो यार मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको समझाया। ठीक है, आई होप आपको कोई इसी तरह का कन्फ्यूजन ना बचा हो, बट अगर कुछ बचा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो यार अब ये समझते हैं भैया स्कोप एक्चुअली होता क्या है। राइट, तो स्कोप को अगर आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया ये होता है बाउंड्री। क्या होता है? BOUNDRY, बाउंड्री। ठीक, अब ये स्कोप इज इक्वल टू बाउंड्री आप कह सकते हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो एक जेल है। क्या है? मान लो ये एक जेल है, इस जेल के अंदर ये कैदी है। कौन है? कैदी है। ठीक, अब इस कैदी का स्कोप क्या है? ठीक है, स्कोप मतलब इसकी बाउंड्री क्या है? इसकी बाउंड्री ये होगी कि भैया ये जो जेल की जो 4 दीवारें हैं, ठीक है, मतलब 4 दीवारें नहीं, गोल दीवारें कह सकते हैं, बट यहाँ 4 नहीं दिख रही, आपको एक ही दीवार दिख रही है, बट हाँ ये जो दीवार है, ठीक है, तो ये बेसिकली कैदी का है, इस कैदी की ये बाउंड्री है, और जब तक इसको सजा मिली है तब तक भाई ये इसी बाउंड्री के अंदर रहेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं इस कैदी का स्कोप, इस कैदी की बाउंड्रीज। ठीक है, तो जिस बाउंड्री तक आपका एक्सेस है, जिस बाउंड्री तक आप अपना काम कर सकते हो, उसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो वही आपका हो गया स्कोप। इसको बोलते हैं लिमिटेशन, बाउंड्रीज आप जो मर्जी बोल सकते हो, इसको आप सिंपल शब्दों में औकात भी बोल सकते हो, राइट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कैदी की उतनी ही औकात है। ठीक है, मगर जैसे ही भैया, जैसे ही ये जो मेरा कैदी था ये मेरा इस बाउंड्री से बाहर निकला, मतलब इसकी रिहाई हो गई, राइट, तो अब इसका स्कोप हो गया बड़ा। अब इसका स्कोप हो गया बड़ा, अब ये पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकता है। ठीक, और अगर गलती से इसने किसी को ऐसे घोप दिया चाकू, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा भैया, इसको दोबारा यहाँ वापस आ जाना पड़ेगा। सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है, राइट। ठीक है, चलो, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया स्कोप मतलब बाउंड्री। ठीक, तो अब आता है भाई जावास्क्रिप्ट में भी स्कोप होते हैं, मतलब बाउंड्रीज होती हैं। मतलब कि अगर मैंने कोई वेरिएबल कहीं डिक्लेयर किया है, अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको हम कहाँ एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्कोप्स। ठीक, अब स्कोप्स 3 तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले होता है ग्लोबल स्कोप, दूसरा होता है लोकल स्कोप, और तीसरा हो गया ब्लॉक स्कोप। ठीक, तो अब ग्लोबल स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप मतलब आपने वेरिएबल अगर अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं डिफाइन किया है तो आप उसकी वैल्यू को अगर कहीं भी जाके एक्सेस कर पा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल स्कोप। दोबारा से सुनो, अगर मैंने कहीं कोई वेरिएबल डिफाइन किया है और उसको मैं अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकता हूं तो उसको मैं बोलूंगा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, राइट। अगर मैंने मान लो कि यहाँ एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, बट मैं जानता हूं कि यार अगर मैंने फंक्शन के अंदर ये वाला वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो मैं इस फंक्शन को, तो मैं इस लोकल वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करूँ डायरेक्ट, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप। ठीक, और फिर तीसरा आता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप में भी अगर मैंने मान लो यहाँ एक डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ब्लॉक वेरिएबल नाम से, और अगर मैं इसकी वैल्यू को इस बाउंड्री के बाहर अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको नहीं कर सकता, तो इसको मैं बोलूँगा ब्लॉक स्कोप, राइट। तो अब आप बोलोगे कि यार ठीक है, ये जो ब्लॉक स्कोप है और ये जो लोकल स्कोप है भाई दिखने में तो दोनों एक ही जैसा है ना। मतलब यहाँ भी मैंने क्या किया, यहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं इस बाउंड्री के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ भी बोल रहा हूँ इस बाउंड्री के बाहर नहीं एक्सेस कर सकता, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो यार इसी को हम बोलते हैं, इस हम लोकल स्कोप को और एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप। क्या नाम देते हैं? फंक्शन स्कोप। ठीक है, अब बाउंड्री क्या है यार? बाउंड्री ये कर्ली ब्रेसेस है। ये जो आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है ये हमारा ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो जो भी आप कोड लिखोगे ना, जो भी आप कोड लिखोगे जहां आपने कर्ली ब्रेसेस डिफाइन किए, इसका मतलब आप बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो। क्या डिफाइन कर रहे हो? बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस बाउंड्री के अंदर आपने जो भी कोड लिखा वो इसी बाउंड्री के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, क्या है? इसी बाउंड्री के अंदर रहने वाला है, आप इसको इस बाउंड्री के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी। तो अब ये दोनों चीज़ें, अब ये दोनों जगह काम करती है, कहाँ भी, लोकल स्कोप में भी काम करती है, ब्लॉक स्कोप में भी काम करती है। ठीक है, मगर थोड़ा ध्यान देना
क्या चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट ये है कि भाई यहाँ जो हम लोकल स्कोप के बारे में बात करें, यहाँ हम बात करें फंक्शंस की, ठीक है। तो एक फंक्शन के अंदर का मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, तो मैं उसको इंटायर फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, एक इंटायर फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं उस फंक्शन से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया, मतलब एक लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिस लोकल वेरिएबल का एक्सेस बाहर नहीं है, मतलब ये लोकल गुंडा है, ठीक है। इस एरिया के अंदर तो भाई गुंडागिरी कर सकता है, मगर इसके बाहर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बाहर इसकी कोई जान पहचान नहीं, कोई जानता ही नहीं भाई तू है भी, ठीक। उसी तरीके से ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, ग्लोबल स्कोप में भी सेम चीज़ है, बट यहाँ फंक्शंस नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ फंक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक। तो अगर फंक्शन वहाँ नहीं है, राइट, और फिर भी एक स्कोप बन रहा है, ठीक है, मतलब हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल की भैया इफ़ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो भैया जो ब्लॉक स्कोप की वेरिएबल है, ये ब्लॉक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूँ एल्स और इसके बाद यहाँ डिफाइन कर दूँ एल्स, मैंने लिख दिया लेट ब्लॉक वेरिएबल इक्वल्स टू समथिंग एल्स ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ अगर कंसोल कराऊँ तो यहाँ जो मेरे पास वैल्यू है, या फिर अगर मैं इसको डायरेक्टली इस ब्लॉक वेरिएबल को यहाँ अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बाउंड्री पहले सेट कर दी है इसके लिए, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है ये सेट है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमारा कोड है वो इससे बाहर नहीं जा सकता। और जो इसके अंदर का स्कोप है, मतलब ये जो हमने स्कोप बना दिया, ठीक है, उसको हम स्कोप बोलते हैं। इसको जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मैंने यहाँ से बंद कर दिया, तो ये मेरा स्कोप हो गया। तो इस स्कोप के बाहर भाई तेरा एक्सेस नहीं है, ठीक है, मतलब तो एक्सेस नहीं, मतलब तू जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, स्कोप का क्या मतलब हो गया, ठीक है, और इन तीनों को समझते हैं, तीनों है क्या, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये मेरा एक बड़ा सा जेल है, ठीक है। अब यहाँ 3 लोग हैं, ठीक है, कौन है, यहाँ मानो 2 लोग हैं, एक मेरे हो गया कैदी, एक हो गया, एक कैदी हो गया, और ये हो गया मेरा मान लो जेलर, ठीक है, ये हो गया मेरा जेलर, और मेरा एक मान लो हो गया, एक मेरा ये हो गया कि भैया इसी कैदी वाले ग्रुप में से किसी एक को एक थोड़ी हायर पोस्ट मिल गई है, ठीक है, जो कि यहाँ चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ कुक हो गया, छोड़ो हम इसको लेते हैं कुक, ठीक। अब अगर मैं एक बात करूँ कैदी की, ठीक है, तो कैदी के लिए ये एक घर बना हुआ है, सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो कैदी क्या होता है, कैदी इस सेल्स में रहता है, ठीक है, और इस सेल्स के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ की एक्सरसाइज में थोड़ा सा घूमने को मिलता है, और पत्थर उनको यहीं तोड़वाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा कैदी है, ये बेसिकली इसकी स्कोप क्या होगी, ये होगी, ठीक। और ये कैसा हो गया, ये हो गया मेरे इफ़ वाले की तरह, ठीक है, क्या हो गया, इफ़ वाले की तरह। जबकि एक फंक्शन स्कोप किस तरीके से होगा, तो जो मेरा शेफ़ है, मतलब जिसका एक कैदी था, उसको हमने कुक बना दिया, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ इस एरिया में नहीं जा सकता, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो एक पूरे इस एरिया में रहता है। पूरा एरिया मतलब क्या, ये हो गया मेरा किचन, और ये हो गया मेरा शेल्स, और ये मेरा प्लेग्राउंड, ठीक। तो अब ये जो कैदी है, ये जो मेरा कैदी था, जो कि अब कुक बन चुका है, क्या बन चुका है, कुक बन चुका है। अब ये इस किचन में भी आ सकता है, और इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है, ये तीनों जगह जा सकता है, ठीक है। जबकि जो मेरा जेलर है उसका एक्सेस कहाँ है, ठीक है, उसका एक्सेस है भैया, ये जो मेरा जेलर भैया है, यहाँ अंदर भी आ सकते हैं, अंदर भी कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और ये बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ये बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। आप उनको कहीं भी देखो भैया, तो जेलर भैया का एक्सेस दोनों जगह पर है, ठीक है। अगर आप जेलर भैया को अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, अगर आप जेलर भैया को बाहर एक्सेस करना चाहते हो इस जेल के बाहर, ठीक है, तो उनको छूट है, वो बाहर भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे कि आप समझ सकते हो तीनों का बीच का डिफरेंस, ठीक। चलो अब हम समझते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके किस तरीके से तीनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। आई थिंक थ्योरी वाइज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं भैया, प्रैक्टिकल में इसको आप किस तरीके से देखते हो। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यार एक ग्लोबल स्कोप बनाया, ठीक है, क्या बनाया, ग्लोबल वेरिएबल बनाया, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका कोई एक्सेस, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, क्या नहीं है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब बाउंड्री नहीं है का मतलब कि यार अगर मैं इसको अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और मैं अगर यहाँ कंसोल लगा दूँ, console.log, और मैं अगर इसकी वैल्यू को बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ और रन करूँगा भाई, तो मैं इसको बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मेरा कंसोल प्रिंट हुआ है, किससे प्रिंट हुआ है, अंदर वाले से नहीं हुआ, ये किससे हुआ, ये बाहर वाले से हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले को तो अभी हमने कॉल ही नहीं किया ना, फंक्शन बनाया, उसको कॉल कहाँ किया, ठीक है। तो इसको अंदर वाले को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस ग्लोबल को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कॉल किया, तो आप देखो ये दोनों ही यहाँ से प्रिंट हो गए, ठीक है। पहला वाला ये प्रिंट हुआ यहाँ से, फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला कहाँ से प्रिंट हुआ, दूसरा वाला प्रिंट हुआ इस एक्सेस ग्लोबल के एक्सेस होने के चलते, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने की वजह से, ठीक है, सिंपल है। अब थोड़ा ध्यान दो कि यार अगर मैंने इस ग्लोबल वेरिएबल का एक नया वर्जन बनाया, ठीक है,
क्या बनाया, एक नया वर्जन बनाया, मैंने बोला लेट ग्लोबल वेरिएबल 1 इक्वल्स टू समथिंग। और अब मैं अगर यार इस ग्लोबल वेरिएबल 1 को यहाँ कंसोल कराने की कोशिश करूँ, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, तब तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ कंसोल कराऊँ तो अगर आप देखोगे, इसको रन करते हैं और यहाँ देखो मेरे पास यहाँ समथिंग प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ समथिंग प्रिंट हो गया। मगर अगर मैं यार यही चीज़ उठा के यहाँ से हटाऊँ और इसको यहाँ लगा दूँ, ठीक है, ग्लोबल 1 को मैं यहाँ एक्सेस करना चाहता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल 1 को, और मैं रन करूँ तो आप देखोगे कि भैया एरर आ गया। क्यों? क्योंकि भैया ग्लोबल वेरिएबल 1 कहाँ है हमें नहीं पता, ये अनडिफाइन है, इट्स नॉट डिफाइन। अभी तक भाई आपने कुछ ऐसा ग्लोबल 1 डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है, बट मैंने डिफाइन तो किया है, बट क्या है कि यार इसकी वैल्यू को हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जबकि बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मेरा बन गया, एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया, और ये जो मेरा वार ग्लोबल वेरिएबल 1 है, ठीक है, मैं इसको लोकल वेरिएबल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? LOCL, लोकल वेरिएबल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर लोकल वेरिएबल को अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ इधर, तो हम भाई मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो देखो, जब मैं इसको लोकल एक्सेस को अंदर एक्सेस करने की कोशिश की लोकल वेरिएबल को, तो मैंने एक्सेस कर लिया था, मगर जैसे ही मैंने बाहर इस वाले स्टेटमेंट पे आया, देखो ये वाले स्टेटमेंट पे आया, लाइन नंबर 11, ठीक है, जैसे हम लाइन नंबर 11 पे आए तो ये मेरा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई लोकल वेरिएबल 1 है कहाँ, ठीक, समझ में आ गया। अब हम तीसरे केस के आ जाते हैं, अब हम आते हैं ब्लॉक स्कोप पे, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप मतलब क्या? अब मान लो कि मैं यहाँ कंडीशन देता हूँ, इफ लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 7, मैं लिखता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो काम करो भैया, तो एक काम करो, तो यहाँ कॉन्स्ट डिफाइन करो, और इस कॉन्स्ट को मान लो हमने देते हैं ब्लॉक वेरिएबल, ब्लॉक VAR, राइट। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है। और अब यार अगर मैं इस ब्लॉक वेरिएबल को कंसोल कराने की कोशिश करूँ, कहाँ? इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ कॉपी कर लूँ और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इस ब्लॉक वेरिएबल को कंसोल कराने की कोशिश करूँगा, तो आप देखोगे कि भैया यहाँ भी एरर आ जाएगा, ठीक है। रन करते हैं, अब देखो यहाँ ब्लॉक वेरिएबल पे एरर आ गया। क्यों भाई? देखो फंक्शन के अंदर तो मैंने इसको डिफाइन किया, बिल्कुल सही बात है, मगर क्या है कि भाई मैंने इसको एक बाउंड्री दे दी। क्या दे दिया? इफ स्टेटमेंट डालने के बाद मैंने यहाँ इसको और एक बाउंड्री दे दी, ठीक है। तो ये मेरा स्कोप यहाँ से यहाँ तक लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर मैंने इसके अंदर इसको डिफाइन किया है, तो यार मैं इसकी वैल्यू को अगर चाहूँ तो यहाँ तो कंसोल करा सकता हूँ इस स्कोप के अंदर, ठीक है। ये मेरा स्कोप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो इसके अंदर तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैं रन करूँ तो। यहाँ देखो, यहाँ जब मैंने इसको अंदर एक्सेस किया तो इसका कुछ भी प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। कुछ भी प्रिंट हुआ है क्या? बट कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हो क्योंकि भाई कंडीशन ही मैट नहीं हुई। तो मैं इस कंडीशन को मैट कराने के लिए 8 इज ग्रेटर देन 7 करता हूँ भैया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। और मैं उसको रन करूँ तो आप देखो कुछ भी सबसे पहले तो प्रिंट हो गया, बट जैसे ही मेरा कुछ भी एग्जीक्यूट होते होते इस लाइन पे आया, ठीक है, मतलब पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला हुआ, फिर उसके बाद फिर जैसे मेरा इस लाइन पे आया, इसने चेक किया कि कंडीशन मेट हो रही है कि नहीं, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है। उसके बाद फिर यहाँ आया, इसको कंसोल किया, ठीक है, इसको भी कंसोल करने के बाद यहाँ कुछ भी प्रिंट हो गया, मगर जैसे ये मेरा इस लाइन तक पहुँचा, मेरा आ गया एरर। क्या कि एरर आप देख सकते हो कौन सी लाइन पे एरर आया, लाइन नंबर 12 पे एरर आ गया, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि भाई हमने ये जो डिफाइन किया है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्लॉक स्कोप हो गया। हमने यहाँ एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस ब्लॉक के बाहर भाई तुम नहीं जा सकते, ये तुम्हारा स्कोप हो गया, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ये हो गया हमारा लोकल स्कोप, जहाँ की भाई तुम इस लोकल वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बट इससे बाहर नहीं कर सकते। और ये जिस वैल्यू को आप हर जगह एक्सेस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको ये तीनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भैया ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, और आपका ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो अब हम यार नेक्स्ट वीडियो में अपना बात करेंगे क्लोजर्स के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लोजर्स, काफ़ी अच्छे बंदों को नहीं समझ में आता, ठीक है। बट यार वादा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो भी समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में को बता देना भाई, जो भी आपको नहीं समझ में आया, या फिर अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी लेंदी लगती है, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, या आपको जो भी लगता है वो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो यार, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।